लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम योइची काटागिरी होता है और यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। योइची गरीब होता है, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का पार्ट टाइम जॉब भी करता है। योइची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसलिए वह दोगुनी मेहनत भी करता है। योइची का बॉस कहता है कि 70,000 ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमें योइची का स्कूल दिखाया जाता है। योइची क्लासरूम में बैठा होता है, वहां पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत अमीर होता है। वह योइची से कहता है कि तुम अगर मेरे पापा से मांग लेते तो वह खुशी खुशी तुम्हें 70,000 येन दे देते। इस लड़के का नाम होता है शीबे। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सावा रागी होता है और वह शीबे को डांट रही होती है क्योंकि शीबे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहां पर दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है टेजी मिकासा और दूसरी लड़की का नाम होता है कोको रोगी। योइची के सभी दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और प्रोत्साहित भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन कमा लिए होते हैं। यहाँ पर योइची सोचता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो चाहता है कि यह दोस्ती कभी भी न टूटे। अगली सीन में हम देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू थी 2 मिलियन येन, वह चोरी हो चुके हैं। टीचर की यह बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक हमारा हीरो होता है जिसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन कमाए थे। यहाँ पर सावरागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और सावरागी ने लॉकर को लॉक भी किया था। उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी सावरागी को दी गई थी। सावरागी सबसे रोते हुए कहती है जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज हमें वो लौटा दो। आगे हम देखते हैं कि यूइची अपने अपार्टमेंट में होता है और वह कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पर एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वह लेटर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह लेटर उसे सावरागी ने दिया है। लेटर में लिखा होता है, यूइची मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। इसलिए वह स्कूल के पास रात को 11 बजे यूइची से मिलना चाहती है। हम देखते हैं कि जब यूइची रात 11 बजे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां उसके सारे दोस्त खड़े होते हैं। यूइची उन्हें देखकर सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। तभी उसके दोस्त यूइची को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी यहाँ आए। वे कहते हैं तुमने हमें बुलाया और खुद देर से आए हो। उसके दोस्त कहते हैं तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ रहा था। जब यूइची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर भेजा गया है तो वह हैरान हो जाता है। वह सभी लेटर पढ़ना शुरू करता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी किसी को ऐसे लेटर भेजे ही नहीं। तभी अचानक सावरागी की आवाज आती है। वह यूइची से कहती है अपने पीछे देखो। जब यूइची पीछे मुड़ता है तो अचानक कोई उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते यूइची देखता है कि उसके दोस्तों को भी कोई पकड़ कर ले जा रहा है और बेहोश होने पर यूइची को पुरानी यादें आने लगती हैं। वह देखता है कि एक बड़ा सा इंसान उसे बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पैसा है। फिर हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है जहां उसकी माँ उससे कहती है यूइची पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में। तभी अचानक से एक टॉय जैसी चीज बीच में आ जाती है। कोकरो उसे देखकर बताती है कि ये असल में एक एनिमे कैरेक्टर है जो दिखने में क्यूट है लेकिन इसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसका नाम मानबू बताया जाता है। मानबू सभी से कहता है तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे। इसी के साथ हर एक गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। जब सभी लोग ये सुनते हैं कि उन पर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो वे दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा कैसे आ गया। यूइची मानबू को पकड़कर पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब मानबू बताता है तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर 20 मिलियन येन का कर्जा है। तभी शीबे वहां आता है और यूइची को शांत कराता है। टेजी मानबू से पूछता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है।
टेजी को समझ आता है कि उनके ग्रुप में से किसी एक इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्जा है और अगर वे सभी लोग पूरा गेम कंप्लीट कर लेंगे तो वे सभी लोग फ्री हो जाएंगे। टेजी मानबू से कहता है, जो तुमने अभी किया है वो किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग का केस लग सकता है जो कि एक क्राइम है। और मानबू हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन तुम में से ही किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी। गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी उसकी भी पेमेंट की गई है। यूइची तब सोचता है कि शायद वो 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो चोरी हो गए थे। इसका मतलब है कि यूइची के सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी टेजी मानबू से पूछता है, अगर हम सभी इस गेम को खेलने से मना कर दे तो तुम क्या करोगे? मानबू कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जिस किसी ने भी मुझे 2 मिलियन येन पेमेंट किए हैं वो पैसे मैं रख लूंगा। इसके अलावा तुम्हारे ग्रुप में जिस किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है वो 20 मिलियन येन मैं तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर सकता हूं और अगर कोई हार जाता है तो कर्जा और नहीं बढ़े। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जो आगे बताया जाएगा। और इसके बाद सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। वे इस बात पर भी विचार कर रहे होते हैं कि आखिर गद्दार कौन है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पर है। तभी सावरागी कहती है, हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो जरूर वह बहुत मजबूर होगा। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर सारे लोग अग्री कर जाते हैं, लेकिन यूइची को यह बात पसंद नहीं आती और उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। तभी वहां मानबू यूइची को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। यूइची, क्या तुम अपने दोस्तों पर शक कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्ती या पैसा? और इस पर यूइची कहता है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त हैं। इसका मतलब है कि सभी लोग टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मानबू सभी को एक अलग रूम में भेजता है जहां उनका पहला गेम खेला जाएगा। ये रूम एक क्लासरूम जैसा दिखता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं। मानबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग को चेक करते हैं। सभी के टैग पर -4 मिलियन येन दिखाई देता है जो कि उन लोगों पर कर्जा होता है। जैसे जैसे ये लोग गेम जीतेंगे वैसे वैसे उनका कर्जा कम होता जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक ने भी अपना कर्जा किसी दूसरे को दिखा दिया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उसका कर्जा डबल हो जाएगा। हालांकि वे अपना कर्जा बोलकर बता सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते। इसके बाद पहला गेम शुरू हो जाता है जिसका नाम है कुरिशान गेम। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड होता है जहां पर एक सिक्का रखा होता है। सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों का उत्तर यस होगा तो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी एक का भी उत्तर नो हुआ तो सिक्का नो पर जाएगा। इसी तरह अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो सिक्का यस पर जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वही उत्तर सही माना जाएगा। इस गेम में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर किसी भी एक प्रश्न का उत्तर सभी का एक जैसा निकलता है तो लास्ट प्लेयर जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर पेनल्टी लग जाएगी। गेम शुरू होने से पहले मानबू सभी से कहता है, एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। अब गेम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बारी शीबे की होती है। वह एक लेटर में सवाल को पढ़ता है। सवाल पढ़ने के बाद शीबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शीबे सभी से सवाल पूछता है, क्या जापान का सबसे बड़ा पर्वत माउंट फूजी है? यह सवाल सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे। सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानबू क्वेश्चन से पूछता है कि बताओ इसका उत्तर क्या है। यहाँ पर सभी लोगों की उंगली कॉइन पर होती है जिसका उत्तर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर यस होना चाहिए था, लेकिन सभी की उंगलियां मूव करती हैं नो पर, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब यही है कि पांचों में से किसी एक ने जानबूझकर नो बोला था। यह रियलाइज होने के बाद सावरागी कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन यूइची और टेजी उसका मुंह दबा लेते हैं।
हमें पता चलता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते, वरना उन पर पेनल्टी लग जाएगी। आगे दूसरा क्वेश्चन सावरागी पढ़ती है। क्वेश्चन होता है कि 1+1 = 2 होता है। ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसका उत्तर यस होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका उत्तर नो हो जाता है। यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका उत्तर डिफरेंट सोचा था। यहाँ पर यूइची समझ जाता है कि यहाँ पर वाकई में कोई ना कोई तो धोखा दे रहा है। हमें वहां पर छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शीबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है और यह चोट उसे सावरागी ने दी होती है क्योंकि शीबे ने सावरागी को प्रपोज किया था, जिस पर सावरागी ने उसे हिट कर दिया। इसके लिए शीबे टेजी और यूइची के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। टेजी कहता है कि मुझे तुम्हारे झगड़े में पड़ने का शौक नहीं है। फिर वह यूइची के पास जाता है। तब यूइची सावरागी के पास जाता है। सावरागी यूइची से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं शीबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कोई भी नहीं जानता हो। यूइची उसे एक सीक्रेट बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन टेजी आंसर नो हो जाता है, यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब योइची का माथा और ज्यादा गर्म होने लगता है, उसकी सटकने लगती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग गेम बहुत ही जल्दी हारने वाले हैं। आगे योइची की बारी होती है। योइची जब क्वेश्चन पढ़ता है तो वह दंग रह जाता है। वह देखता है कि वहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहां पर लिखा होता नहीं है कि रीडर को खुद ही चुनना है कि वह कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसके बाद योइची पेपर के नीचे देखता है तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की होती है। अगर क्वाइन यस पर जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर क्वाइन नो पर जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि योइची होगा, उसका कर्जा आधा हो जाएगा। यानी कि अब हमें समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर दोस्तों को मजबूर करता है। टेजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वह धोखा दे रहा है। योइची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि सावरागी। शाइबे और टेजी तीनों लोगों ने ही गलत आंसर दिए थे जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए, लेकिन ये बातें सिर्फ योइची को लग रही होती हैं। आगे दिखाया जाता है कि दो लड़कियां होती हैं जो एक मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती हैं और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रही होती हैं। वहां पर एक लड़की योइची के फेस को देखकर हंस रही होती है। वह कहती है कि योइची अपने दोस्तों पर शक करने लगा है, और इस पल पर योइची समझ नहीं पा रहा कि वह क्या करे, यस पर जाए या नो पर जाए, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे पहले ही आधे हो चुके हैं। दोस्तों, मैं एक बात एंड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जो कंडीशन योइची के लेटर में लिखी थी वह सभी के लेटर में हो। यानी कि सभी लोगों की कंडीशन अलग अलग हो सकती है, और हो सकता है कि पांचों लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा होगा या नहीं। तब हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक यह गेम कोई भी जीत नहीं पाया है। आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि यूइची सोच रहा होता है। कोकोरोगी यूइची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा और सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यूइची क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता है। वह पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। यूइची सेल्फी शा ना होकर कोकोरोगी के लिए यस करता है जिससे गेम खत्म हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि आगे बारी होती है कोकोरोगी की, जो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर यह क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो यह गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से यूइची वहां पर बोलना शुरू कर देता है जो कि रूल्स के खिलाफ है, और वह बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। वह कहता है कि सावरागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है। इसे सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यूइची सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई ना कोई बोले और रूल तोड़ दे, क्योंकि यूइची को ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा आधा कर लिया है, जबकि यूइची ने रूल को तोड़कर अपना कर्जा दुगना कर लिया है। यूइची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था, जिस किसी के पास सबसे कम कर्जा होगा
गेम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कर्जा उसी के ऊपर होगा, ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। यूइची ये सारी बातें झूठ बोल रहा हो। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि यह तो झूठ बोल रहा है। तभी वहां पर दूसरी लड़की समझाती है कि योइची का कोई और प्लान है। योइची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वह यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम रूम पर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर गेम कंट्रोल हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि यह गेम सभी लोगों ने जीत लिया। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात करती हैं कि योइची को देखकर नहीं लगता कि यह कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है। योइची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना कर्जा है। तेजी कहता है कि सभी के ऊपर समान अमाउंट का कर्जा है, जो कि 3.6 मिलियन येन है, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके 4 लाख। तेजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स दिखाने होंगे, जिस पर योइची कहता है नहीं नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन सावरागी और शीबे कहते हैं योइची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर योइची कहता है नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। योइची बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वह आधा भी हो गया था, क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। योइची कहता है कि अब हम सभी को अगले गेम के लिए तैयार होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। अब मानाभू उन सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम है लिए, लेकिन योइची कहता है कि वह थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसका शूलेंस खुला हुआ है। योइची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन योइची अभी भी वहीं पर बैठा होता है। वह अभी भी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा समान कैसे हो सकता है। इसे जानने के लिए वह टेबल पर पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वह जान सके कि आखिरकार धोखेबाज कौन है। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक इस्तेमाल की गई थी वह कुछ समय बाद अपने आप ही मिट जाती है, जिसके बाद यूइची को कोई भी अंदाजा नहीं लगता कि आखिर धोखा कौन दे रहा है। ये देखकर यूइची का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर सावरागी आती है। सावरागी यूइची से पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुम अपसेट लग रहे हो। यूइची कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम यहां पर क्यों आई हो। सावरागी यूइची के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है, और जिस पर यूइची कहता है हाँ। सावरागी पूछती है तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है, जिस पर यूइची सावरागी का नाम लेता है। यूइची बताता है कि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावरागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए। अगर हम में से कोई धोखेबाज है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। यह सुनकर सावरागी यूइची से माफी मांगती है और बताती है मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि गद्दार तुम हो। यूइची कहता है अच्छा, यानी कि मैं गरीब हूं और मेरे माँ बाप भी नहीं है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा था। सावरागी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यूइची को गुस्सा आ जाता है। यूइची कहता है तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है। इसी बीच सावरागी यूइची से कुछ अप्रत्याशित बात कहती है। सावरागी यूइची से कहती है कि वह उसे पसंद करती है। यह सुनकर यूइची हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है। यूइची पूछता है क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है, जिस पर सावरागी कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम चोर हो। इसी के साथ सावरागी एक और बात रिवील करती है। वह कहती है मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है, बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई, जिसकी वजह से उसे पेनल्टी के रूप में कर्जा बढ़ा दिया गया। सावरागी यह भी कहती है कि 5वें क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा तो मेरे ऊपर था। सावरागी यूइची से कहती है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम एक साथ टोमोडाची गेम को जीत लेंगे। यूइची कहता है मुझे भी तुम पर भरोसा है। कंट्रोल रूम में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि यूइची काफी तेज दिमाग का है, खासकर तब जब पैसों की बात हो रही हो। हम देखते हैं कि ये सारी बातें मिकासा तेजी सुन रहा होता है। अगला गेम छत पर खेला जाना होता है। मानभू इस बार सूट बूट पहनकर आया हुआ होता है। मानभू सभी से कहता है सीक्रेट छिपाना अच्छी बात नहीं है, चलो
इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताए जाए, लेकिन झूठ मत बोलना, क्योंकि गॉड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। इस गेम का नाम बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है, जहां पर एक नोटपैड दिया जाता है। यहाँ पर इन सभी लोगों को नोटपैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है। नोटपैड में लिखने के बाद उन्हें उस पर्ची को एक बॉक्स में डालना होता है। जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे, तब मानभू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चिट में लिखी हुई बातों को सबके सामने रहेगा। इसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे। गॉड यानी वे लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर गॉड बताएगा कि किसे कितने स्टेप लेने हैं। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट यह है कि इस गेम को जीतने के बाद बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसे और कर्जा मिल जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। मानभू आगे कहता है कि आप लोग जितना चाहे उतनी बातें अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, जैसे शीबे बिग पहनता है और कोको रोगी डी कप ब्रा पहनती है। लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके गे खड़ा होना होगा, जो सबसे आगे खड़ा है। आप लोग चाहो तो ब्लैक चिट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए अपने सारे दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। ये सुनकर सावरागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। इस पर मानभू कहता है कि तुम चाहे तो कार्ड को ब्लैक भी छोड़ सकती हो। अगर सारे कार्ड ब्लैक रहते तो गॉड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़े। इस पर शीबे कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। योइच और उसके सारे दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और पहली बार सभी की पर्ची ब्लैक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप बढ़ते तो इन सभी पर 1 लाख येन का कर्जा बढ़ जाता है। यहाँ पर योइची सोच लगाता है कि सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी लोगों पर एट 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। सेकंड राउंड होता है और उसमें भी सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है। लेकिन हम देखते हैं इस हार इनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। ये देखने के बाद सभी का मूड बहुत ही अजीब हो जाता है और मानभू मुस्कुरा रहा होता है। मानभू कहता है कि अरे तुम लोग क्या कर रहे, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप तो पूरी कर ली हैं और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। भू कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, जो भी इंसान सबसे आगे होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। सावरागी मानभू के ऊपर चिल्लाने लगते, तुम बस हमें उल्लू बनाए जा रहे। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है। हम देखते हैं कि 4 पर्ची खाली होती हैं और एक पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है। उसमें लिखा होता है कि सावरागी योइची को पसंद करती है और यहाँ पर एक बात लिखी होती है, सावरागी और टेजी एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। टेजी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सावरागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावरागी चिल्लाते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो टेजी, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावरागी क्लियर करती है कि वो और टेजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावरागी के डैड पुलिस अफसर हैं और टेजी के डैड प्रोसिक्यूटर और कॉलेज में ही उनके पाप हाँ आपस में दोस्त थे। सावरागी और टेजी के फादर ये चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी आपस में ही हो जाए, इसलिए वो दोनों लोग डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावरागी बताती है कि टेजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया या था। लेकिन पिछले साल बाय चांस टेजी और सावरागी एक ही स्कूल में आ गए। ये बात सुनकर शीबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। शीबे कहता है कि अरे ये कोई डेटिंग नहीं हुई, ये तो बस झूठ बात का ड्रामा चला था। यहाँ पर मानभू कहता है हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हों। टेजी कहता है कि मुझे सावरागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज भी पसंद हो। और वो शीबे को चिल्लाने लगता है, तुम सावरागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो। जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तब तब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। योइची कहता है
कि अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो उसको अपसेट मत करो। अब वहां पर दूसरी तरफ कोको रोगी सावरागी से कहती है, तुम योइची को पसंद करती हो, मुझे लगता है कि योइची तुम अंधे पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ राउंड चालू हो जाता है। सबसे पहले योइची लिखने जाता है। योइची रूम से बाहर आता है और सावरागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है, अगली बारी होती है सावरागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती हैं। पहली पर्ची में लिखा होता है कि शीबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था। दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि योइची एक बार एक हफ्ते तक नहीं आया। और तीसरी पर्ची पर लिखा होता है कि सावरागी ने प्लास्ट हिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप बढ़ते हैं। शीबे सावरागी से पूछता है, क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है? सावरागी कहती है कि अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे? आगे हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड होता है और गेम में सिर्फ एक ही पर्ची लिखी गई होती है, लेकिन ये पर्ची काफी हैरान करने लायक होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोको रोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो अपनी बॉडी को सेल करके पैसे कमाया करती थी। हम देखते हैं कि ये बात जब सामने आती है तो कोको रोगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। तभी कोको रोगी सावरागी को अक्यूज करते हुए कहती है कि तुम्हें ही मेरे बारे में पता था, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुमने ये सारी चीजें क्यों लिखी? लेकिन हम देखते हैं कि वही सावरागी कोको रोगी को समझा रही होती है कि ये बात उसने नहीं लिखी है। सावरागी के कई बार कहने पर भी कोको रोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। हम देखते हैं कि वहां पर शीबे ये बात सोचने लग जाता है और कहता है कि कोको रोगी की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वर्जिन नहीं है, इसका कैरेक्टर इसके पास्ट से रिलेट नहीं करता है। शीबे की ऐसी बातें सुनकर सावरागी को गुस्सा आ जाता है और तेजी शीबे के पास ही कर उस पर चाटा मारता है। तेजी शीबे से कहता है कि एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद तेजी योइची से कहता है कि तुम कोको रोगी को संभाल लो। आगे हम देखते हैं कि तेजी और सावरागी साइड में हो जाते हैं। वही योइची कोको हिंद होगी को संभाल रहा होता है और शीबे अलग खड़ा होता है। कोको रोगी आगे योइची से कहती है कि यहाँ पर जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। उसके बाद हमें कोको रोगी का पास्ट दिखाया जाता है। कोको रोगी जब ही जूनियर हाई में थी तब उसे काफी बच्चे बुलिंग करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहा करती थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताएं। कोको रोगी इतनी ज्यादा परेशान थी, उसके बावजूद भी ना तो उसके दोस्त और ना ही टीचर उसकी है हेल्प करते थे। लेकिन उसने फाइनली बुलिंग को रोकने के लिए एक तरीका ढूंढा, वो था पैसे दे देना। जब जब वो उन लोगों को पैसे देती थी जो उस पर बुलिंग करते थे तो वो शांत हो जाते थे और कोको रोगी के साथ अच्छे से बिहेव करते थे और साथ में हंसते खेलते भी थे। चलिए कोको रोगी को ऐसा लगने लगा कि उसको अब पैसे की बहुत जरूरत है और उसे सिर्फ पैसे ही बचा सकते हैं। वो जूनियर हाई में थी इसलिए उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। ये कोको रोगी कई सारे तरीके ढूंढने लगी पैसे कमाने के लिए, लेकिन तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो आदमी कहता है कि वो कोको रोगी से बात करना चाहता है और वो धीरे धीरे कोको रोगी के साथ घूमने लगता है। वो लोग पार्टीज करते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों लोग काफी ज्यादा क्लोज भी हो गए थे। हम देखते हैं कि वो आदमी कोको रोगी को कई तरह के कपड़े पहनाया करता था और उसकी फोटो भी खींचा करता था। शुरू शुरू में ये बात कोको रोगी को नॉर्मल लगती थी, लेकिन एक दिन वो आदमी कोको रोगी से कहता है कि मैं तुम हे छूना चाहता हूं। अभी तक ये आदमी कोको रोगी के साथ जो भी करता था, घूमता था, फिरता था, डिनर करता था, उसके बदले वो कोको रोगी को पैसे दिया करता था। यानी कि कोको रोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी। लेकिन जब उसने कोको रोगी के साथ टच करने की बात की तो कोको रोगी हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि योइची उससे पूछता है कि क्या तुमने हो सब किया जो मैं सोच रहा हूं? कोको रोगी समझाती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं वहां से बच निकली। तब हम देखते हैं कि वहां पर मानभू आ जाता है तो कोको रोगी बहुत ही ज्यादा टूट जाएगी। हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में 2 लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक का नाम मारिया होता है और दूसरी का नाम सुकीनो होता है। मारिया सुकीनो से पूछती है कि क्या वर्जिनिटी इतनी मायने रखती है? सुकीनो कहती है कि हर इंसान अपने आप को अच्छा ही समझता है, चाहे उसने कितने ही गंदे काम किए हों। आगे हम देखते हैं कि योइची कोको रोगी से कहता है कि तुम्हारे साथ जूनियर हाई में जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी परवाह नहीं है।
और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। और हम देखते हैं कि ऐसा कहकर योइची कोको रोगी के कान में कुछ सीक्रेट बात कहता है, जो कि हमें आगे पता चलेगी। ये देखने के बाद मारिया सुकीनो से पूछती है कि आखिर योइची ने क्या बोला है, जिस पर सुकीनो कहती है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। सुकीनो कहती है कि योइची को देखकर मुझे ये पता लग गया, कोई दूध का धुला नहीं है और पक्का योइची के पास्ट में कुछ तो डार्क चीजें हैं। आगे कोको रोगी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो चाहती है कि योइची उसके साइड में रहे। और कोको रोगी अभी भी सावरागी को ब्लेम करती है। सावरागी फिर से अपनी सफाई हिंदी कहती है, लेकिन कोको रोगी कहती है कि उसे उस पर अब भरोसा नहीं है। तब हम देखते हैं कि टेजी सावरागी से पूछता है कि आखिरकार कोको रोगी के साथ क्या हुआ था, जिस पर सावरागी कहती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा ही मालूम है। और वो बताती है कि हाई स्कूल के शुरू होने है के बाद जब वो एक जगह जा रही थी, तब उसने कुछ लड़के देखे जो कोको रोगी को बुलिंग कर रहे थे। तब उसने कोको रोगी की हेल्प की थी, लेकिन तभी एक लड़का कहता है कोको रोगी एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तब सावरागी ने कोको रोगी से अकेले मैं पूछा कि वो लड़का ऐसा क्यों कह रहा था। तभी कोको रोगी ने सावरागी को बताया था। तो इस पॉइंट पर केवल ये बात सावरागी को ही पता थी। सावरागी टेजी से कहती है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। और हम देखते हैं कि टेजी कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं। हम देखते हैं कि शीबे साइड में बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुनकर वो थोड़ा अपसेंट होता है। अब कंट्रोल रूम में मारिया और सुकीनो ये सोच रही होती हैं कि आखिर इनमें से कौन ऐसा है जो इन लोगों को धोखा दे रहा है। तो वो लोग बैठकर गेस करने लगती हैं कि कौन हो सकता है। सुकीनो कहती है कि देखो, शीबे तो पहले से ही अमीर है, इसलिए वो लव और फ्रेंडशिप को ऊपर रखेगा। मारिया कहती है कि हो सकता है कि सावरागी सबको पागल बना रही हो और धोखेबाज वही है, क्योंकि वही ऐसी है जिसको सबके बारे में सब कुछ पता है। और ऐसा भी हो सकता है कि धोखेबाज योइची हो। लेकिन हमें तभी एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी का मुंह छिपा होता है और वो कह रहा होता है, फाइनली अब दोस्ती टूटने वाली है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमें वही दिन दिखाया जाता है जब सावरागी ने स्कूल ट्रिप के लिए सभी लोगों से पैसे लिए थे। सावरागी कलेक्टेड अमाउंट यानी कि 2 मिलियन येन को टीचर के रूम के पास ले जाने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि सावरागी, तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सावरागी कहती है कि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन वह लड़की कहती है कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सावरागी थोड़ी देर के लिए वह पैसे अपने लॉकर में डाल देती है और उसे अच्छे से लॉक भी रख देती है। तब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई एक शख्स सावरागी के लॉकर के पास बढ़ता है, लेकिन तभी वह कोको रोगी से टकरा जाता है। जो बंदा कोको रोगी से टकराया था उसके चेहरे पर पेन का निशान बन जाता है, जो कि कोको रोगी के हाथ में होता है। कोको रोगी इस चीज के लिए उससे माफी भी मांगती है। फिर हमें वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है। उसके बाद कोको रोगी उस अननोन पर्सन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं है, जिस पर वो अननोन इंसान कहता है कि नहीं, काम तो मैं पहले ही कर चुका हूं। हम देखते हैं कि उस अननोन पर्सन के पास वही 2 मिलियन येन होते हैं जो चोरी हो चुके होते हैं, यानी कि यही वो पर्सन है जिसने चोरी की थी। कोको रोगी वहां पर नोटिस करती है कि उस अननोन पर्सन के चेहरे से खून निकल रहा होता है। अननोन पर्सन कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर गेम अभी तक आगे नहीं बढ़ा होता है। यहाँ पे फिर से हमें अननोन पर्सन की आवाज सुनाई देती है। आवाज आती है कि सावरागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि जूनियर हाई में उसको एक स्कार आ गया था और सावरागी की इतनी ज्यादा पर्सनल डिटेल सिर्फ मेरे पास ही हो सकती है। उसके बाद हमें वह शख्स दिखाया जाता है जिसकी अननोन पर्सन की आवाज हमें अनुस्वर सुनाई दे रही थी। वह अननोन पर्सन जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे, वह अननोन पर्सन जिसने एक गेम में सभी लोगों को धकेला था, वह कोई और नहीं बल्कि मिकासा टेजी होता है। टेजी ही वह इंसान है जो चाहता है कि इन सभी की दोस्ती टूट जाए। टेजी ने सावरागी को एक गिफ्ट किया था जो कि एक की रिंग होती है। उसमें एक डिवाइस लगा होता है जो कि ऑल टाइम सारी बातें कैप्चर करता है और टेजी सारी चीजें सुनता रहता है। इसलिए टेजी को कोकोरोगी का पास्ट पता होता है। टेजी को यह भी पता होता है कि सावरागी अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। आगे हम देखते हैं कि हैंजी और सावरागी आपस में बात कर रहे होते हैं।
कोकोरोगी के बारे में कि आखिर वह कौन शख्स हो सकता है जिसने यह बात लिखी है, जिस पर टेजी सावरागी को मैनिपुलेट करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वह मन ही मन कहता है कि वह मैं ही था जिसने लिखा है। मुझे पता है वह तुम नहीं थी, सिर्फ कोकोरोगी ही नहीं, मैंने सभी के बारे में अंडरस्टैंडिंग चीजें लिखी थी। टेजी सावरागी से कहता है, हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। टेजी का प्लान ये है कि वह सावरागी और कोकोरोगी के बॉन्ड को तोड़ दे, इसलिए वह सावरागी से कहता है कि हो सकता है वह लिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कोकोरोगी ही है। यह सुनकर सावरागी टेंजी की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन टेंजी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए और सावरागी को मैनिपुलेट करने के लिए यह कहता है कि हो सकता है कि कोकोरोगी सिंपैथी पाना चाहती हो क्योंकि कोकोरोगी को यूइची पर क्रश है, लेकिन तुम यूइची को पसंद करती हो और शायद यूइची भी तुम्हें पसंद करता है। और इसी के साथ कोकोरोगी को यह भी पता है कि तुम उससे सुंदर हो, लेकिन हम देखते हैं कि इसके वजूद भी सावरागी अभी भी ये बात नहीं मान रही होती है कि कोकोरोगी अपने बारे में ये सब चीजें लिख सकती है, जिस पर टेंजी सावरागी को और ज्यादा मैनिपुलेट करने के लिए कहता है, यूची काफी अच्छा और सीधा लड़का है और अगर कोई लड़की उससे मदद मांगेगी तो सली बात है कि वो उसकी हेल्प करेगा, भले ही यूची किसी दूसरी लड़की को पसंद क्यों ना करता हो। टेजी की ये बातें सुनने के बाद सावरागी टेजी से कहती है कि तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ये सुनकर यहाँ पर टेजी भी परेशान हो जाता है कि इसने ये क्या पूछ लिया, जिस पर टेजी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है यार। इस पर सावरागी कहती है कि ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगी। आगे फिर से गेम चालू हो जाता है और यूइची टेजी को पहले जाने के लिए कहता और टेजी बिना कुछ कहे चल हाँ भी जाता है कि क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस पर शक करे। रूम के अंदर घुसते वो सोचता है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि उसका प्लान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। सावरागी कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी सुंदर दिखने के लिए नहीं कराई थी, बल्कि मेरे चेहरे पर एक स्कार आ गया था, उसको हाइड करने के लिए करवाई थी। उसके बाद वो कोकोरोगी से कहती है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोकोरोगी भी यही बात कहती है, मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक यूइची मेरे पास है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। उसके बाद कोकोरोगी यूइची की तरफ देखकर कहती है, यूइची तुम मुझ पर भरोसा करते हो न? जिस पर यूइची भी हाँ। टेजी मन ही मन खुश होता है और सोच रहा होता है कि फाइनली इन दोनों की दोस्ती में दरार आ ही गई। और इसी के साथ सावरागी से जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसी बातें तुमसे शेयर नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर सावरागी कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही थी और अब मुझे यूइची और कोकोरोगी से ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। टेजी यहाँ पर मौका लगाते हुए कहता है कि जैसे यूइची कोकोरोगी पर भरोसा करता है, वैसे ही मैं तुम पर भरोसा करता हूं। टेजी की ये बात सुनने के बाद सावरागी उसके हाथ को छूती है और थैंक यू बोलती है। टेजी मन ही मन सोचता है कि सावरागी फाइनली मेरे जाल में फंस गई है। कंट्रोल रूम में मारिया सुकीनो से कहती है कि अब ये क्या चल रहा है। सावरागी तो यूइची को पसंद करती है, इस पर सुकीनो कहती है, आगे हम देखते हैं कि अब अंदर जाने का मौका कोकोरोगी का होता है, उसके बाद यूइची का आता है, फिर सावरागी का और लास्ट में शीबे का नंबर आता है। हम देखते हैं कि मानभू अनाउंस करता है कि इस बार पूरे गेम में 2 पर्चियां आई हैं, जिसमें से एक पर्ची तो हमें पता है टेजी की है, लेकिन दूसरी पर्ची किसकी है। पहली पर्ची पर लिखा होता है कि सावरागी लड़कों के बॉक्सर पहनती है। ये सुनने के बाद सावरागी कोकोरोगी की तरफ देखती है। टेजी यूइची से कहता है कि शायद कोकोरोगी उससे बदला ले रही है। दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि टेजी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलता है, जिस पर टेजी ज्यादा खास रिएक्शन नहीं देता, लेकिन यूइची इस पर पूछता है कि क्या ये सही बात है, जिस पर टेजी बताता है कि हाँ ये सही बात है, मैं तुम सभी से 1 साल बड़ा हूं, यानी मैंने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया था। मुझे लगता है कि सावरागी को ये बात पहले से पता थी। ये सुनकर सावरागी कहती है कि ये बात मैंने नहीं लिखी है। टेजी कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उसके बाद में टेजी सावरागी को साइड ले जाता है और कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया, सभी लोग तुमसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आगे बारी होती है स्टेप्स लेने की। जैसे ही सावरागी स्टेप्स लेती है, उसे एक मौका दिया जाता है
वह किसी भी एक मेंबर को सेलेक्ट कर सकती है। उसके बाद टोमोडाची गेम चलाने वाले लोग उस इंसान पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके सीक्रेट्स बाहर लाएंगे। अगर तुम किसी सही इंसान को चुनती हो तो हो सकता है कि तुम धोखेबाज को भी पकड़ सको। ये सुनकर टेजी की फट जाती है। टेजी सोचता है कि कहीं सावरागी ने मेरे ऊपर बोल दिया तो सबको पता चल जाएगा कि चुराने वाला मैं ही था। तभी मानाभू सावरागी को एडवाइस देता है। वह कहता है कि तुम्हें वही इंसान चुनना चाहिए जिस पर तुम बहुत ज्यादा भरोसा करती हो। इस पर टेंजी की और ज्यादा फट जाती है। अब उसके सारे ताव पेच उस पर उल्टे पर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सावरागी टेंजी को सिलेक्ट करने वाली होती है। तभी वहां पर शीबे आ जाता है। शीबे कहता है कि तुम मुझे सिलेक्ट करो, मेरे अंदर तुम्हारे लिए सब कुछ प्योर है। और अगर शीबे को अपने ऊपर भरोसा होता है कि उसने आज तक जिंदगी में कुछ भी गलत काम नहीं किया है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए सावरागी शीबे को ही चॉइस करती है। मनाभू कहता है कि सोच ले बेटा, एक बार कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। तो जिस पर शीबे कहता है नहीं, मेरे पास छुपाने लायक कुछ है ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में काफी ज्यादा स्क्रीन्स दिखाई जाती हैं जिनको देखकर शीबे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शीबे के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाता, लेकिन शीबे के डैड के बारे में काफी ज्यादा अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं। मानाभू बताता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग शीबे के डैड एक बहुत बड़े फ्रॉडस्टर। शीबे के डैड अपनी फीमेल कलीग्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और इन सभी बातों को छुपाने के लिए उसके फादर पैसों का यूज करते हैं। कंट्रोल रूम में मारिया सुकीनो से कहती है, और ये तो शीबे के पापा के बारे में है, शीबे के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तभी सुकीनो कहती है कि तुम एक बार सोचो, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारा बच्चा एक ऐसे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप रखता है जिसका बाप एक क्रिमिनल है। अगला सीन गेम का होता है जहां पर शीबे बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है। सावरागी वहां पर शीबे से माफी मांगती है और कहती है कि ये जो कुछ भी किया है तुम्हारे फादर ने किया है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। ये सुनकर शीबे सावरागी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन टेजी बीच में आ जाता है। वह शीबे से कहता है कि क्या तुम्हारे डैड ही ऐसे हैं, या हो सकता है कि तुमने भी कुछ ऐसी चीजें अपने पास्ट में की हो और तुम्हारे फादर ने उन चीजों को पैसों की मदद से छुपा दिया हो। सावरागी टेजी को ये सारी बातें बोलने से मना करती है, लेकिन टेजी इसके बावजूद भी शीबे के ऊपर लगातार इल्जाम लगाता रहता है। टेजी कहता है कि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा कैसे है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शीबे का साथ सभी लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ यूइची और कोकोरोगी होती है तो दूसरी तरफ टेजी और सावरागी होती है। बीच में शीबे रह जाता है। तभी टेजी मन ही मन कहता है, शीबे यार, तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है। सॉरी भाई। आगे हम देखते हैं कि अगले राउंड में सिर्फ एक ही पर्ची आई होती है। मानाभू शीबे की तरफ देख कर कहता है, ओए शीबे, अगर जो पर्ची में लिखा है वो सही है तो ये तो बहुत गंदी बात है। तुम्हारे बारे में पर्ची में लिखा था कि शीबे ने एक आदमी को जान से मारा है। ये बात सुनकर टेंजी का भी दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार यह सही है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह पर्ची डाली किसने है। लेकिन हम देखते हैं कि जब टेंजी यूइची को देखता है तो यूइची के एक्सप्रेशन कुछ बहुत ही अलग जाते हैं, जिसे देखकर टेजी समझ जाता है कि यूइची ही वह शख्स है। शीबे मानाभू से कहता है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। टेजी पीछे खड़ा होकर सोचता है कि शीबे तो ऐसा नहीं कर सकता, वह इतने लायक नहीं है। इसलिए वह फिर से यूइची की तरफ देखता है। शीबे मानाभू से कहता है कि जिसने भी यह मेरे बारे में कहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी ना, क्योंकि अगर कोई भी किसी के बारे में झूठ लिखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने का रूल है। तो दोस्तों, बता दूं कि यह एक रूल है कि अगर आपने किसी के बारे में लिखा है और वह बात गलत साबित हो गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी ये होगी कि जो भी सबसे आगे खड़ा है तुम्हें उसके आगे खड़ा होना होगा। मानाभू कहता है कि तुम कह रहे हो कि यह झूठ है तो इसे प्रूफ करके दिखाओ। जिस पर शीबे कहता है, मैं कैसे प्रूफ करूं, मैंने नहीं किया है यार। इस पर मानाभू थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, हम गॉड से सर्वे कराएंगे कि तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। शीबे भी गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वह इनोसेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि गॉड के सर्वे रिजल्ट में कुछ उल्टा ही हो जाता है। 99% गॉड यह कहते हैं कि शीबे की बात पर भरोसा नहीं कर सकते
और इसके साथ ही शीबे को मिलते हैं 5 स्टेप्स और अब शीबे सबसे आगे लीड कर रहा है। कंट्रोल रूम में बैठी सुकिनो यह कहती है कि गॉड शीबे पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वह कुछ भी कहें। अगला सीन शीबे का होता है, जहां पर यूइची उससे आगे कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यूइची की यह बात सुनने के बाद शीबे यूइची से कहता है कि इस राउंड से यह कंफर्म हो गया है कि हमारे बीच में धोखेबाज कौन है और मुझे उसका पूरा आइडिया है। ये सुनकर टेंजी थोड़ा घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं यूइची ने उसके बारे में पता तो नहीं लगा लिया है। यूइची कहता है कि अभी तक जितनी भी पर्ची आई हैं वो सभी एक ही बंदा कर रहा है, इसलिए हेन आपस में नहीं लड़ना चाहे। टेंजी मन में सोचता है कि अच्छा यूइची ऐसा करके सभी को एक साथ खड़ा करना चाहता है। जिसके बाद सीवे यूइची से पूछता है कि जल्दी बताओ वो धोखेबाज कौन है। यूइची कहता है कि वो ये बात अभी बता नहीं सकता है। टेंजी को लगता है कि यूइची ब्लफ कर रहा है। यूइची सभी से कहता है कि उसने ये गेम जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना ली है। टेंजी सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया। यूइची कहता है कि ये गेम फेयर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने एक दूसरे पर भरोसा करके सेम स्टेप ली है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हम सभी के ऊपर 3 मिलियन येन और बढ़ गया। देखा जाए तो इस गेम को जीतने पर हमें मिलेंगे 2 मिलियन येन, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे ऊपर स्टार्टिंग में 3 मिलियन येन का कर्जा बढ़े तो ये तो अनफेयर है। यूची आसमान की तरफ इशारा करके कहता है, आसमान की तरफ देखो, हमें इस गेम को खेलते हुए कोई तो देख रहा है, इसलिए मैनेजमेंट को इस गेम को और भी ज्यादा मजेदार बनाना हो। इसके बाद यूइची अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम्हें याद है हमारे साथ छठवें राउंड में क्या हुआ है। हाँ, हमें एक मौका मिला था अपने कर्जे को कम करने का। उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्जा 2 लाख येन कम हो गया था। यूइची कहता है कि बैड माउथ सुगे रोकू को देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर हर स्टेप पर तुम्हारा या तो कर्जा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसलिए इस गेम को पूरा करने के बाद हमारे ऊपर बढ़ा हुआ कर्जा कम हो जाएगा, यानी कि एंड में सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब ये गेम सिर्फ मजे के लिए है। हमारे पास जो पुराना कर्जा है वो उतना ही रहेगा। मारिया कहती है कि अरे वाह, ये तो सही कह रहा है। यूची कहता है कि अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे तो सीवे सबसे पहले गोल तक पहुंचेगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए यूची सीवे को बचाने के लिए है का तरकीब निकालता है। वो सभी से कहता है कि अब से हम सभी लोग अपने अपने बारे में खुद ही बैड माउथिंग करेंगे, और अगर हम में से किसी एक ने ऐसा नहीं किया तो हमें पता चल जाएगा कि धोखेबाज कौन है। लेकिन इस चीज की कोई अश्योरिटी भी नहीं है कि हम सभी एक इंट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। अब यूइची का आइडिया यह है कि सीवे की पर्ची खाली रहेगी और बाकी 4 पर्चियां खुद के बारे में रहेगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीवे के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन टेंजी इस स्ट्रेटजी को मानने से मना कर देता है। यूइची उससे पूछता है, क्या हो गया तुम्हें, वीडियो को पसंद नहीं आया या खेल अच्छा नहीं लगा? तभी टेंजी कहता है कि क्या तुम सच में जानते हो कि धोखेबाज कौन है? यूइची घबरा जाता है और कहता है, हाँ तो जानता हूं। यूइची के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसके रिजेक्शन को देखकर टेंजी समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं पता, वो बस ब्लफ कर रहा है। टेंजी कहता है कि तुम बस धोखेबाज का नाम बताओ, हम सब उसी के बारे में लिखकर उसे गोल तक पहुंचा देंगे। यूइची कहता है कि इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पर जाना होगा। इस गेम में ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। टेंजी कहता है कि तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब हैं और अभी किसी पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। चलो एक चीज करते हैं, अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान सही से काम नहीं किया तो तुम्हें धोखेबाज का नाम बताना होगा, और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे तुम्हारे पास उसके सबूत होने चाहिए, और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे से तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। टेंजी की बात सुनकर यूइची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है, जहां पर सभी लोग बारी बारी से पर्ची डालने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मानाभू पर्चियां गिनता है तो वहां टोटल 10 पर्चियां आई ही होती हैं, जबकि असल में यहां पर 4 कार्ड होने चाहिए थे। मानाभू की बात सुनने के बाद यूइची के होश उड़ जाते हैं। यूइची खुद से कहता है कि मैं ये भूल गया था कि एक आदमी एक से ज्यादा भी पर्ची डाल सकता है। मानाभू यूइची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो बेवकूफ हो। टेंजी भी यूइची से कहता है, तुम्हारा प्लान पूरा बेकार था, अब मुझे बताओ कि धोखेबाज कौन है। यूइची इस बात पर निराश हो जाता है
और कहता है कि दरअसल मुझे नहीं पता। टेंजी ये सुनकर हंसता है और कहता है कि यूइची तुम बेकार में खुद को जीनियस समझते थे। यूइची यह सुनकर चुप हो जाता है। तभी सावरागी भी कहती है कि हम पहले जैसे दोस्त नहीं रह सकते। ये सुनकर वो टेंजी के साथ चली जाती है। टेंजी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसका प्लान आखिरकार कामयाब हो रहा है। टेंजी मन में कहता है कि सावरागी ने 2 साल पहले उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज छीनी थी, उसक है। बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड हो जाते हैं और इन राउंड्स के बीच में कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है और ऐसा लग रहा है कि अब ये लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। होता है NETEN राउंड। हम देखते हैं कि साफ अब गोल के एक टैप पीछे होती है। टेंजी भी सावरागी को देखकर ड्रामा करता है और कहता है कि सावरागी, अगर मैं पहले ही सब पर भरोसा करना छोड़ देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। मारिया कहती है कि यार, इनकी टीम भी बाकी टीमों की तरह ही निकली, यानी कि ये गेम सुलझाने ने ही आए थे, बल्कि ये लोग भी एक दूसरे को हराने आए थे। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक शुकीनो कुछ ऐसा देखता है जिससे सब चौंक जाते। जैसे ही सब चौंक कर देखते हैं लेकर हम देखते हैं कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कि यूइची की शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब होती है। यूइची सभी से कहता है कि अभी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे धोखेबाज अब 100% पकड़ा ही जाएगा। टेंजी ये सुनकर फिर से उसे मना कर देता है था। यूइची कहता है कि क्या हो गया अगर धोखेबाज पकड़ा भी जाता है, उसके बावजूद भी हम सावरागी को बचा नहीं पाएंगे। यह सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है। शीवे कहता है कि अगर सावरागी को हम बचा ही नहीं सकते तो धोखेबाज को पकड़कर क्या करेंगे। यूइची कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ धोखेबाज रह जाएगा ही। रस सभी लोग अगले राउंड के लिए क्लियर कर जाएंगे। इस बार यूइची का प्लान काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये रूल से रिलेटेड होता है। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हम किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाते हैं और पकड़े से जाते हैं तो हमें पेनल्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूइची का प्लान ये है कि अगली पर्ची में सभी लोग ये लिखेंगे कि आस्टरिस्क मैं ही वो बंदा हूं जिसने टोमोडाची गेम के लिए एप्लीकेशन दी थी। आस्टरिस्क दोस्तों, ये काफी खतरनाक प्लान है और बिल्कुल चेकमेंट वाला प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो धोखेबाज होगा वो सही होगा, इसलिए उस पर पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन हम चारों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी जिससे हम चारों लोग अगले गेम के लिए साथ में जाएंगे और धोखेबाज यही रह जाएगा। टेंजी यूइची से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धोखेबाज हिंस ही कह रहा है या झूठ? यूइची कहता है कि मुझे नहीं, जो इस टोमोडाची गेम को चलाते हैं उन्हें पता है कि इस गेम को खेलने के लिए किसने एप्लीकेशन लगाई थी। उन्हें तो पता है कि हम में से कौन धोखेबाज है। यूइची मानाभू से कहता है कि क्या मैं सही कह रहा हूं? मनाभू कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यूइची कहता है कि अब ऐसी बात है, अगर कोई यहां पर मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करता है तो यानी कि वो धोखेबाज है। अब यहां पर टेंजी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसके बचने का कोई भी उपाय नहीं है। तो अब टेंजी अपनी पर्ची डालने के लिए बूथ में चला जाता है और वहां पर अपने आप को कोस रहा होता है। सोच भी रहा होता है कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। वह कहता है कि चलो, मैं एक काम करूंगा, मैं सभी से माफी मांगूंगा और एक झूठ मूठ की इमोशनल स्टोरी लिखूंगा जिससे सभी लोग मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे सहानुभूति देंगे। टेंजी जब पर्ची डालकर बाहर आता है तो शीवे उसका इंतजार कर रहा होता है और काफी अच्छी स्माइल भी कर रहा होता है। शीवे काफी एक्साइटेड होता है अपनी पर्ची डालने के लिए। हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी अपनी पर्ची डाल दी होती है। यूइची कहता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया? जिस पर सभी लोग कहते हैं बिल्कुल हाँ। और टेंजी भी बस अब एक्टिंग करने के लिए तैयार है। वो मन ही मन में कहता है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी एक्टिंग अभी करनी है। उसकी आंखों में नकली आंसू भी आने चालू हो जाते हैं। तभी मानाभू बताता है कि इनमें 4 कार्ड ब्लैक हैं और सिर्फ एक कार्ड लिखा हुआ है और उस पर लिखा है आस्टरिस्क टोमोडाची गेम मैंने ही स्टार्ट किया, आस्टरिस्क, और ये कार्ड होता है। टेंजी का मानाभू की ये बात सुनकर सभी लोग टेंजी को घूरने लग जाते हैं। यूइची कहता है कि मैंने कहा था न, मेरा ये प्लान इस बार काम करेगा और धोखेबाज को बाहर निकाल देगा। तो अब टेंजी वही करता है जैसा उसने सोचा था। रोना धोना चालू कर देता है। टेंजी कहता है, भाई तुम मेरी बात सुनो प्लीज। यूइची टेंजी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम टेंशन मत लो टेंजी, तुम रो क्यों रहे हो? टेंजी मन ही मन सोचता है, ये तो बेवकूफ है, मुझे पता था ये साला फंस जाएगा।
मेरा प्लान काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही टेंजी अपने आंसू पहुंचकर युइची को देखता है, युइची अचानक उसके बाल खींचने लगता है और उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। यह देखकर टेंजी वाकई में रोना शुरू कर देता है। युइची उससे कहता है अब बात कर लेता है। मारिया भी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है। शुकीनो कहती है कि अगर हम इस गेम को दोबारा देखोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। युइची ने शुरुआत से ही इस गेम के अंदर 3 ट्रैप्स लगाए थे और अगर तुम उन्हें देखोगी तो जान जाओगी कि युइची असल में क्या चीज है। ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे युइची अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने धोखेबाज का पता लगाया। युइची कहता है कि सेकंड गेम शुरू होने से पहले ही मैंने पूरा प्लान बना लिया था और जब तीसरे राउंड में एक पर्ची आई जिसमें लिखा था कि तुम और सावरागी हैं का दूसरे को डेट करते थे, तो मैंने और सावरागी दोनों ने चुपचाप डिसाइड किया कि हम लोग धोखेबाज का पता लगाएंगे। दोनों बिना बात किए प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। युइची कार्ड के जरिए सावरागी को अपने इंस्ट्रक्शन भेज रहा। शुकिनो कहती है कि ये युइची का पहला ट्रैप था। वो माँ रिया से फिर से वीडियो प्ले करने के लिए कहती है जिसमें युइची अपने हाथ में 2 कार्ड उठाता है और उसके हाथ में पेन भी होती है, लेकिन उसका कार्ड तो ब्लैक था। जब युइची बाहर आया तो उसने सावरागी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने ब्लैक कार्ड छोड़ा है। तभी उसने चुपचाप अपने इंस्ट्रक्शन वाली पर्ची सावरागी को पास कर दी और जब सावरागी बॉक्स में जाती है तो वो पर्ची वहीं पढ़ती है। टेंजी कहता है कि तुमने इतनी आसानी से सावरागी पर विश्वास कैसे कर लिया। युइची कहता है कि मैंने उस पर डायरेक्ट टेस्ट नहीं हीन किया था, बल्कि मैंने उसका टेस्ट लिया था। मैंने उससे बोला था कि तुम्हें वो सीक्रेट लिखना है जो सिर्फ तुम्हें ही मेरे बारे में पता है, और हमने शुरुआत में देखा ही था कि सावरागी युइची से एक ऐसा सीक्रेट पूछती है जो किसी को भी ना पता हो, और ये वही सीक्रेट था कि युइची 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, यानी कि वो पर्ची सावरागी ने लिखी थी। इसका मतलब दूसरा जो बैड माउथ था वो धोखेबाज ने लिखा था और दूसरा कार्ड वही था जो टेंजी ने खुद लिखा था अपनी उम्र के बारे में। फिर वो आगे बताता है कि 5वें राउंड के बाद मैंने कोकोरोगी को एक पर्ची दी थी और जब 5वें राउंड में कोकोरोगी का एक बहुत ही पर्सनल सीक्रेट बाहर आया था तो मैंने कोकोरोगी को समझाते हुए एक पर्ची दी थी जिसमें लिखा था कि सावरागी अपनी ही साइड में है, इसलिए तुम सावरागी पर शक मत करो, बल्कि तुम सावरागी से लड़ने की एक्टिंग कर जिससे हम धोखेबाज को फंसा सके। युइची आगे कोकोरोगी से कहता है कि अगले राउंड में तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो सिर्फ तुम्हें सावरागी के बारे में पता है, और कोकोरोगी ने लिखा था कि सावरागी लड़कों के बॉक्सर्स पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट बाहर आता तो युइची समझ जाता कि वो सीक्रेट धोखेबाज ने लिखा है, और इस तरह युइची के टेस्ट में कोकोरोगी पास हो गई थी। युइची कहता है कि अब बस तुम और शीवे ही बचे थे। मैं सावरागी को हर एक जानकारी देता रहता था। टेंजी कहता है कि लेकिन हर टाइम मैं तो उसके साथ था, वो मेरे साथ ही तो थी, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि कोई भी उससे बात कर सके। युइची कहता है कि मेरे लिए 3 मिनट ही काफी हैं दोस्तों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। अगर कोई इंसान पर्ची वाले बूथ में जाता है तो वो इंसान 3 मिनट के बाद ही बाहर आता है। आपको वो सीन याद ही होगा जब टेंजी बूथ से बाहर आया तब युइची ने सावरागी को चाटा मारा था। असल में चाटा मारते वक्त युइची ने पनी पर्ची पास कर दी थी। शुकीनो कहती है कि ये युइची का दूसरा ट्रैप था। युइची बॉक्स में जाने के ऑर्डर को कंट्रोल कर रहा था, उसके दिमाग में सब चल रहा था कि कौन कब जाएगा। युइची कहता है कि आगे एक स्पेशल चांस आया और टोमोडाची गेम के मैनेजमेंट को पता था कि किसने इस गेम को अप्लाई किया है, तो धोखेबाज को खुद को वॉलंटियर करना नामुमकिन था, जबकि शीवे खुद ही वॉलंटियर कर गया। इसी कारण मेरा डाउट शीवे से भी बाहर हो गया, क्योंकि अगर शीवे धोखेबाज होता तो उसके सीक्रेट सामने पता चल जाते और सिर्फ तुम ही रह गए थे। टेंजी कहता है कि मतलब कोकोरोगी की लड़ाई और सावरागी की लड़ाई बिल्कुल नकली थे, और जब तुमने कुछ देर पहले ये कहा था कि हम लोग अब से खुद ही बैड माउथ करेंगे, क्या वो भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। युइची कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि उस प्लान में होल है, और जब मैंने कहा था कि हमारा कर्जा नहीं बढ़ेगा उसके बाद भी तुम नहीं रुके और तुम वो करते रहे जो तुम करते आ रहे थे। इससे मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर पैसा तो नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि तुम उसके बाद डेस्परेंट हो जाओ और हमारे बारे में उल्टे सीधे सीक्रेट बाहर ले आओ। शुकीनो कहती है कि ये तीसरा और आखिरी ट्रैप था। युइची कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो।
मैंने टेस्ट के बाद भी इन लोगों पर विश्वास नहीं किया था। मैंने उन लोगों से दोस्ती का प्रूफ मांगा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा है? टेंजी नोटिस करता है कि सभी लोगों के नेम टैग्स नहीं हैं जिस पर उनके कर्जे लिखे हुए थे। यूइची कहता है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं उन पर तभी विश्वास करूंगा जब वो मुझे उनके नेम टैग्स दे देंगे, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं थे। इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे अपने अपने टैग्स दे दिए। तुम्हें क्या लगता है, इतना बड़ा सीक्रेट रिवील होने के बाद कोकोरोगी ये आसानी से मान गई थी कि सावरागी धोखेबाज नहीं है? मैंने उसको सावरागी का टैग दिखाया था, जिससे उसे विश्वास हुआ कि सावरागी हमारे ही साइड में है, जो कि मैंने उसे कार्ड में लिख कर दिया था। और इसी वजह से कोकोरोगी ने भी मुझे अपना नेम टैग दे दिया, और फिर शीवे ने भी दे दिया। शुकीनो कहती है कि चौथे राउंड में यूइची ने अपना टैग सावरागी को दिया था जब टेंजी और शीवे आपस में लड़ रहे थे, और जब उसने उसे कार्ड दिया था तब अपना नेम टैग वापस ले लिया था। तब उसने एक नोट लिखा जिसमें उसने सावरागी से कहा था कि वो अपना टैग मुझे दे दे। ये सब उसने इसलिए किया जिससे वो इन सभी लोगों को मल्टीपल कार्ड लिखने से रोक सके। यूइची ने इन सभी के टैग्स को ऐसे होस्टेज यूज किया और कहा कि अगर वो टैग देंगे तो हो उन पर ट्रस्ट करेगा, वरना नहीं। सावरागी मना नहीं कर सकती थी, और सावरागी के देने के बाद एक ऐसी चेन बन गई और सभी लोगों ने अपने अपने टैग्स उसे दे दिए। शुकीनो कहती है कि यूइची को पता था कि अगर कोई मना करता तो उस पर डाउट हो जाता, इसलिए वो मना नहीं कर सके। शुकीनो कहती है कि एक शातिर दिमाग वाला ही ऐसी कमजोरी को पकड़ सकता है। उसे इंसानों की कमजोरी, उनकी ताकत और उनके पैसों के बारे में सब कुछ पता होता है। टेंजी आक्रोश में पूछता है, ठीक है, तुमने सभी को एक एक करके पिक किया, लेकिन एंड में मुझे ही क्यों चुना? क्या इसका मतलब तुम्हें मुझ पर हमेशा से शक था? क्या मैंने इस गेम के दौरान कोई गलती की थी? यूइची कहता है, ऐसा नहीं है।